नमस्कार। ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय 15A अनूपगढ़ के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कर रहे हैं बीएससी फाइनल ईयर के लिए हमारा जो टॉपिक चल रहा था उसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। बीएससी थर्ड ईयर के लिए जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसी को आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और वो टॉपिक हमारा था, वो यूनिट हमारी थी विलियन। हम बात कर रहे थे विलियन के बारे में, सॉल्यूशन या विलियन क्या होता है। हमने सबसे पहले बात की थी कि विलियन में क्या क्या पाया जाता है। दो प्रकार के उसके कंपोनेंट होते हैं, एक को विलय कहते हैं, एक को विलायक कहते हैं। उसके बाद हमने बात की अलग अलग प्रकार के विलियन के बारे में, जिसमें आदर्श प्रकार का विलियन, अनादर्श प्रकार का विलियन। और अनादर्श विलियन में हमने दो प्रकार के विलियन के बारे में बात की। एक है राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाला विलियन और एक है राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाला विलियन। उसके बाद में हमने बात की एज़ोट्रॉप के बारे में, जिसको स्थिर क्वाथी कहा जाता है। एज़ोट्रॉप या स्थिर क्वाथी अर्थात ऐसा विलियन जो बिना अपना संगठन बदले लगातार एक ही ताप पर उबलता रहता है, उसे हम एज़ोट्रॉप कहते हैं। और इसके बाद हमने कई चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया, जैसे यहाँ पर आज हम अणुसंख्या गुणधर्म के बारे में बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने इसकी सक्रियता गुणांक, औसत सक्रियता गुणांक, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया। आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं अणुसंख्या गुणधर्मों के बारे में। तो सबसे पहले, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, अणुसंख्या गुणधर्म, जैसा कि इससे नाम से स्पष्ट है, इसको क्या कहा जाता है? अणुसंख्या गुणधर्म। अणु का मतलब होता है अणु, और संख्या का मतलब होता है संख्या, और गुणों का मतलब होता है गुण या इसकी प्रॉपर्टी। अर्थात किसी भी विलियन के या किसी भी पदार्थ के, यहां पर हम विलियन के बारे में ही बात करेंगे, किसी भी पदार्थ के वह गुण जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, जो अणुओं की संख्या बदलने से बदल जाएंगे, या हम ये कह दें कि अणुओं की संख्या द्वारा प्रभावित होते हैं। अणुओं की संख्या द्वारा क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? अणुसंख्या गुणधर्म कहते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। अर्थात किसी भी विलियन के वह गुण जो कि अणुओं की संख्या, खास करके किसके अणुओं की संख्या? विलय के अणुओं की संख्या। विलियन के संदर्भ में हम किसके बारे में बात करेंगे? विलय के अणुओं की संख्या। द नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। Colligative properties are those properties, those are depend upon the number of solute molecules in solution। तो solution में विलय के अणुओं की संख्या कितनी है उस पर जो निर्भर करता है उसे हम क्या कहते हैं? अणुसंख्या गुणधर्म कहते हैं। मुख्य रूप से जो अणुसंख्या गुणधर्म होते हैं ये चार प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम इसके बारे में बात करें, चार प्रकार के अणुसंख्या गुणधर्म होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। चार प्रकार के अणुसंख्या गुण यहाँ पर पाए जाते हैं। अणुसंख्या गुण का मतलब है किस पर निर्भर करेंगे? विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करने वाले गुण, ये चार प्रकार के होते हैं। देखो, सबसे पहला जो गुण होगा वो कौन सा होगा? सबसे पहला जो गुण होगा वो होगा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। उसके बाद जो दूसरा गुण होगा वो कौन सा होगा? वो होगा क्वथनांक का उन्नयन। दूसरा गुण क्या होगा? क्वथनांक का उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद जब हम बात करते हैं थर्ड के बारे में, तीसरे गुण के बारे में जब हम बात करेंगे, तो जो तीसरा गुण होगा वो देखिए कौन सा होगा? तीसरा गुण होगा हिमांक का अवनमन। डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। और जो चौथा गुण होगा,
चौथा गुण क्या होगा, चौथा गुण यहां पर देखिए क्या होगा, चौथा गुण होगा परासरण दाब, परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसका मतलब किसी भी विलयन के 4 प्रकार के अणुसंख्या गुणधर्म होते हैं, और अणुसंख्या गुणधर्म वह गुण होते हैं जो विलयन में उपस्थित विलय के अणुओं की संख्या से प्रभावित होते हैं, जिसमें पहला है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, यहां पर राउल्ट का नियम काम करता है। दूसरा है क्वथनांक का उन्नयन, जहां पर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है। तीसरा है हिमांक का अवनमन, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा है परासरण दाब। 4 प्रकार के गुण यहां पर काम करेंगे। 4 प्रकार के यहां पर जो हम इनके अणुसंख्या गुण है उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन के बारे में स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले भी आपको ये पता होना चाहिए कि वेपर प्रेशर या वाष्प दाब होता क्या है। देखिए, जब हम किसी पात्र में, मान लीजिए हमारे पास कोई इस तरीके का पात्र है और इस पात्र में हमने क्या किया, किसी द्रव को ले रखा है, इस पात्र में हमने किसी द्रव को ले रखा है और इस पात्र को हमने ऊपर से बंद कर दिया। अब द्रव के कुछ कण, अब इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम गर्म कर रहे हैं। द्रव के कुछ कण जब गर्म होंगे तो गर्म होके वाष्प में बदलेंगे, यहां पर टकराएंगे, यहां पर टकरा के वापस यहां पर आएंगे, टकरा के वापस यहां पर आएंगे, और टकरा के जब वो वापस आएंगे तो द्रव की सतह पर, मतलब वाष्प के कणों द्वारा द्रव की सतह पर जो प्रेशर लगाया जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे वेपर प्रेशर। मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, द्रव की सतह पर वाष्प के कणों द्वारा लगाया जाने वाला दाब वाष्प दाब कहलाता है, और उसी के रिलेटिव लॉरिंग के बारे में हम बात करेंगे, अभी उसी को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहां पर हम बात कर रहे हैं कुछ विद्युत अपघट्यों के बारे में। अब विद्युत अपघट्य जो होते हैं ये पूरे वियोजित या संगुणित नहीं होते। यदि इनमें से प्रत्येक का एक मोल लेकर उन्हें 1000 ग्राम में घोलकर विलयन बनाए तो समस्त विलयनों के लिए वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन, देखिए 4 चीजें जो मैंने अभी आपको बताई वही यहां पर है। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा है परासरण दाब, तीसरा है क्वथनांक में और चौथा है हिमांक में अवनमन, आदि के मान समान आते हैं। अब यहाँ पर एक चीज क्लियर है, ये प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए है, प्रबल विद्युत अपघट्य, ठीक है। अब प्रबल विद्युत अपघट्य में इस प्रकार की जो चीजें होती हैं उन सभी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर यह संख्या किसके बराबर होगी, सभी के अंदर एक जैसे होगा, वो संख्या किसके बराबर होगी, 6.023 × 10⁻23 अवोगाद्रो नंबर के बराबर, ठीक है। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किस प्रकार से कुछ चीजें प्रभावित होती हैं। देखो, इसके विपरीत यदि हम प्रबल विद्युत अपघट्य यौगिकों के विलयन को बनाएं, प्रबल विद्युत अपघट्य का मतलब होता है NaCl प्रबल विद्युत अपघट्य है, बेरियम नाइट्रेट प्रबल विद्युत अपघट्य है, KCl प्रबल विद्युत अपघट्य है, ये सारे के सारे जो अपने आयनों में पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं, उनके विलयन वियोजित होकर निम्न प्रकार से आयन बनाएंगे। जैसे NaCl कैसे टूटेगा, Na+ और Cl- में, BaNO3 की ट्वाइस कैसे टूटेगा, Ba+2 और 2NO3- में। अतः इन यौगिकों के विलयनों में कणों की संख्या अधिक हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर तो एक कण था, लेकिन यहाँ पर कितने हो गए, 2 कण, यहाँ पर क्या था, 1 कण, यहाँ पर कितने हो गए, 3 कण। तो इसका मतलब इनके कणों की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। तो इसी वजह से अणुसंख्या गुणों के मान भी बढ़ जाएंगे। अर्थात वह विद्युत अपघट्य जो कि अपने विलयन में संगुणित या वियोजित होते हैं, वियोजित का मतलब होता है टूटना और संगुणित का मतलब होता है जुड़ना, वह विद्युत अपघट्य जो अपने विलयन में संगुणित या वियोजित होते हैं उनके लिए जो अणुसंख्या गुणधर्म है उनके मान बदल जाते हैं। अगर वो संगुणित होंगे तो मान कम हो जाएंगे क्योंकि कणों की संख्या कम हो रही है, और अगर वो वियोजित होंगे तो मान बढ़ जाएंगे क्योंकि कणों की संख्या बढ़ रही है। उदाहरणार्थ यदि हम यह मान लें कि सोडियम क्लोराइड 90% वियोजित होता है तो इसका तात्पर्य यह है कि 100 में से केवल 90 अणु ही टूटकर क्या देते हैं, Na+ आयन, और 90 ही क्या देते हैं, Cl- आयन, और 10 अणु क्या रहते हैं, अवियोजित प्रकार के। अतः ऐसी स्थिति में कणों की संख्या कितनी हो जाएगी, 90 + 90 बराबर 90 + 90, तो वो हो गए, जैसे हमारे पास 100 में से 90 थे तो 90 तो 1 हो गए Na+ और 90 तो 1 हो गए Cl-, Na+ Cl- और 10 कौन से रह गए जो अवियोजित है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 190, टोटल कितने हो जाएंगे, 190। अतः ऐसी स्थिति में कणों की कुल संख्या 190 होगी। अर्थात हमने लिए थे 100 अणु और 100 के 190 हो गए, तो अणु संख्या गुणों के जो वैल्यू है वो भी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं BaNO3 के बारे में।
BaNO3 के बारे में बात करते हैं। इस प्रकार BaNO3 जो है ये BaNO3 का वियोजन हम मानते हैं 80% है, तो इसके कुल कणों की संख्या कितनी, BaNO3 डबल हो जाता है, पीछे हमने देखा था BaNO3 आगे डबल हो जाता है, तो क्या होगा 80 + 160 + 20, तो ये टोटल कितनी हो जाएगी 260, जबकि हमने कितने लिए हैं इसके 100 ही कण लिए थे, उसकी बजाय 260 कण हो जाएंगे। अतः इनके जो अणुसंख्या गुणधर्म होते हैं ये इसके लगभग 2.6 गुणे हो जाते हैं, ठीक है। अब सांद्रता वाले ग्लूकोज, अब देखो यहां पर एक चीज है कि ग्लूकोज और यूरिया वगैरह जो कि विघटित नहीं होते उनके अणुसंख्या गुणधर्मों के मान नहीं बदलते। इस प्रकार कुछ ऐसे यौगिक होते हैं जिनके अणु एसोसिएट होते हैं, मतलब जुड़ते हैं, संगुणित होते हैं, उनके लिए जो अणुसंख्या गुणधर्म है उसके मान में कमी आ जाएगी। देखो जो वियोजित होंगे उनके लिए कणों की संख्या बढ़ जाएगी, जैसे पहले 100 कण थे, 100 के स्थान पर 260 आ गए, पहले 100 कण थे, 100 के स्थान पर 190 आ गए, और जो संगुणित होंगे उनके लिए अणुसंख्या गुणों की संख्या, अणुसंख्या जो गुण है उनके मान क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि वो क्या हो रहे हैं, संगुणित हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जिनके अणु संगुणित होते हैं, उदाहरण के लिए एसिटिक अम्ल जो है इसको बेंजीन में विलीन बनाएंगे, तो ये देखो यहाँ पर 2 थे, इन्होंने मिलकर किसका निर्माण कर लिया, एक का ही निर्माण कर लिया। अब कुल 80% अगर संयोजित हो रहे हैं तो इसका मतलब 40 + 20 = 60, तो टोटल इसके संगुणित हो गए, मतलब 80% इसके अंदर संगुणित हो गए, तो क्या हो गए 80 का क्या रह गया। अब ये 40 यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि 100 में से 80% हो गए तो आधे हो गए, मतलब 40 और 20 जो बच गए उसको जोड़ के टोटल 60 यहाँ पर कण आ जाएंगे। अतः ऐसे यौगिकों के लिए अणुसंख्या गुण के मान अपेक्षा से बहुत कम और लगभग आधे से थोड़ा सा ज्यादा आते हैं। अब हम यहाँ पर एक क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। आपको अलग अलग प्रकार के जलीय विलयन दिए गए हैं। सबसे पहला 0.1 मोल शर्करा का विलयन, दूसरा 0.1 मोल सोडियम क्लोराइड का विलयन, और तीसरा 0.1 मोल बैरियम क्लोराइड का विलयन। तो यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान देनी है कि सभी की जो सांद्रता है, सभी की जो सांद्रता है वो क्या है, समान है, सभी की सांद्रता समान है, ठीक है। यह मानते हुए कि वैद्युत अपघट्य 100% आयनित होता है, निम्न के उत्तर देने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, समान ताप पर किसका वाष्प दाब न्यूनतम होगा, जिस पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा उसी का होगा। एक वायुमंडलीय दाब पर किसका हिमांक उच्चतम होगा, जिस पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा उसी का होगा। एक वायुमंडलीय दाब पर किसका क्वथनांक न्यूनतम होगा, और परासरण दाब का मान किस क्रम में घटता हुआ पाया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से ये पूरे के पूरे जो चारों के चारों क्वेश्चंस हैं, ये चारों के चारों क्वेश्चंस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पर आधारित हैं, अर्थात अणु संख्या गुण धर्मों पर आधारित हैं। तो अणु संख्या गुण धर्मों के ऊपर ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं ये अणु संख्या गुण धर्मों पर आधारित हैं। तो सबसे पहले ये चारों गुण क्या होते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होते हैं, अतः पदार्थ के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। अभी मैंने आपको ये बताया कि वाष्प दाब का अवनमन या वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन एक अणुसंख्या गुणधर्म है, क्वथनांक का उन्नयन एक अणुसंख्या गुणधर्म है, हिमांक का अवनमन एक अणुसंख्या गुणधर्म है, और परासरण दाब एक अणुसंख्या गुणधर्म है। और यहाँ पर हमें अणुओं की संख्या दे रखी है, अणुओं की संख्या की बजाय, अणुओं की संख्या हमको ज्ञात करनी है, अणुओं की संख्या की बजाय हमें यहाँ पर सांद्रता दे रखी है जो कि सभी की एक जैसी है, ठीक है। अब हम देखते हैं अणुओं की संख्या किस प्रकार से होगी। उपयुक्त चारों गुण अणुसंख्या गुण है, अतः ये पदार्थ के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। शर्करा के अणु उसी रूप में रहते हैं, अतः इसके कणों की संख्या n/10 होगी, यहाँ पर n अवगाद्रो संख्या है। वैद्युत अपघट्य NaCl और BaCl2 के क्या होंगे, NaCl Na+ और 2Cl में टूट जाता है, तो इसका मतलब यहाँ पर 2, और BaCl2 Ba+2 और 2Cl में टूट जाता है, तो इसका मतलब यहाँ पर 3 कण होंगे। एक में 2 कण होंगे, एक में कितने कण होंगे, 3 कण होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो अब हमको यहां पर 3 चीजें पता चल गई। 3 चीजें कौन कौन सी, यहां पर हमको 3 चीजें पता चल गई, वो कौन कौन सी। सबसे पहली चीज तो ये कि ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज के आयनों का, ग्लूकोज का विघटन नहीं होता, ग्लूकोज वैसा का वैसा ही पाया जाता है, शुगर वैसा का वैसा ही पाया जा रहा है, ठीक है। और जो ग्लूकोज थी, ग्लूकोज के लिए कणों की संख्या हमने कितनी मान ली, n/2। NaCl के लिए कणों की संख्या कितनी थी, इसकी दुगनी, तो n/10 × 2। और BaCl2 के लिए कणों की संख्या कितनी थी, 3, तो n/10 × 3। तो ये तीनों के कणों की संख्या आ गई, ठीक है।
इसका पूर्ण रूप से आयनन माना जाए तो इन कणों की संख्या क्या आ जाएगी, n/2 n/10 × 2 n/10 × 3। अब देखो BaCl2 के सबसे ज्यादा कण पाए जा रहे हैं तो सबसे ज्यादा प्रभाव भी इसी पर ही पड़ेगा। उसके अलावा NaCl के उससे कम कण पाए जा रहे हैं तो उसके ऊपर उससे कम प्रभाव पड़ेगा। और तीसरा शुगर का या ग्लूकोज का तो वियोजन होता ही नहीं है, तो इसका मतलब इसके जो हिमांक के अवनमन या कोई भी अणुसंख्या गुणधर्म है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अतः अणुसंख्या गुणधर्म जो है किस क्रम में होंगे उसको देखते हैं। देखो विलय से विलायक के वाष्प दाब का अवनमन होता है, अतः अणुओं की संख्या जितनी अधिक होगी अवनमन उतना ही अधिक होगा। अर्थात BaCl2 जो है BaCl2 इसका वाष्प दाब सबसे न्यूनतम होगा, क्योंकि अणुओं की संख्या बढ़ने के साथ साथ वाष्प दाब का अवनमन होता जाता है। नेक्स्ट, विलय से विलायक के हिमांक का अवनमन भी होता है, अतः जिसमें विलय के कणों की संख्या अधिकतम होगी उसका हिमांक क्या होगा, न्यूनतम होगा। और जिस विलयन में विलय के कणों की संख्या न्यूनतम होगी शर्करा, उसका हिमांक उच्चतम होगा। तो इसका हिमांक उच्चतम होगा और इसका हिमांक न्यूनतम होगा। उसके बाद विलय की उपस्थिति से विलायक के क्वथनांक में वृद्धि होती है, तो इसका क्वथनांक सबसे ज्यादा, उसके बाद इसका क्वथनांक सबसे कम, इसका क्वथनांक। तो यहाँ पर जो कणों की संख्या जिसमें न्यूनतम है ग्लूकोज, उसका क्वथनांक क्या होगा, सबसे कम होगा। उसके बाद प्रासरण दाब, प्रासरण दाब तो डायरेक्ट अणुसंख्या गुणधर्म है। खैर सारी डायरेक्ट अणुसंख्या गुणधर्म है, लेकिन हम क्वेश्चन के आधार पर इसके आंसर कर रहे हैं। तो प्रासरण दाब जो होता है, प्रासरण दाब सीधा अणुसंख्या गुणधर्म है और वो अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। तो सबसे ज्यादा अणुओं की संख्या BaCl2 है, दूसरा जो है NaCl और तीसरा शुगर है। तो सबसे ज्यादा प्रासरण दाब किसका होगा, BaCl2 का, दूसरे नंबर पर NaCl का और तीसरा जो होगा वो शुगर का। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक के बारे में, जो है राउल्ट का नियम या वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। राउल्ट का नियम या वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, अर्थात वाष्प दाब में कितनी कमी आती है तुलना करने पर, रिलेटिव लॉरिंग कितना होता है वाष्प दाब में, कितनी कमी आती है तुलना करने पर, उसे हम कहते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। देखिए हम बात कर रहे हैं राउल्ट के नियम में वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के बारे में। राउल्ट का नियम और वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए सबसे पहली चीज, जब हम वाष्पीकरण की क्रिया को किसी बंद पात्र में करेंगे तो कुछ समय पश्चात इस वाष्प में, जैसे इस पात्र के अंदर हमने वाष्पीकरण की क्रिया की, तो यहाँ पर वाष्प के कण है इधर इधर, ये बंद है ऊपर से, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, साम्य स्थापित हो जाएगा। इसके अंदर क्या हो जाएगा, साम्य स्थापित हो जाएगा वाष्प के अणुओं द्वारा उत्पन्न की। अब साम्य स्थापित होने पर ये जो वाष्प के कण हैं ये क्या करेंगे, इस द्रव के ऊपर क्या करेंगे, इस द्रव के ऊपर एक दाब लगाएंगे, जिसे हम क्या कहेंगे, जिसे हम वाष्प दाब कहेंगे। वाष्प के अणुओं द्वारा उत्पन्न किया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। अब हम यहाँ पर एक डायग्राम, इस डायग्राम के अनुसार एक चित्र लेंगे, एक पात्र जिसमें शुद्ध द्रव भरा हुआ है। ये तो विलायक का वाष्प दाब है। अगर आप इसको देखें तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा और ये विलयन का वाष्प दाब है। ठीक है, जो विलायक का वाष्प दाब है, विलायक का वाष्प दाब जो होगा, विलायक का वाष्प दाब थोड़ा सा ज्यादा होगा और विलयन का वाष्प दाब थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो इसी चीज को हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। एक पात्र लेते हैं जिसके पार्श्व में एक मैनोमीटर लगा है और उस मैनोमीटर के द्वारा हम क्या करते हैं, किसी पदार्थ के दाब का अध्ययन कर सकते हैं। इस पात्र को सबसे पहले तो एक शुद्ध वाष्पशील द्रव से भर लेते हैं और ताप टेम्परेचर इसका स्थिर रखते हैं। साम्यावस्था में मापा गया शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हमने मान लिया क्या होता है, P0। ये P0 क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। अब इसी पात्र में, इसी के जैसा एक और पात्र ले लो, इसी पात्र के अंदर जब हम शुद्ध विलायक के स्थान पर कोई विलय पदार्थ ले लें, विलयन ले लें, तो इसमें अवाष्पशील विलय घुला हुआ है, तो साम्यावस्था पर इसका जो दाब होगा उसको हम क्या कहेंगे, PS कहेंगे। साम्यावस्था पर इसके दाब को PS कहेंगे, जिसका मान शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होगा, अर्थात विलय पदार्थ आ जाने से। अब देखो हुआ क्या, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अधिक है, मतलब P0 की वैल्यू जो है वो ज्यादा है PS की तुलना में, अर्थात शुद्ध विलायक का वाष्प दाब विलयन की तुलना में अधिक होता है। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब विलयन की तुलना में अधिक होता है, अर्थात किसी शुद्ध विलायक में विलय मिलाकर विलयन बनाने से उसके वाष्प दाब में जो कमी आती है उसे ही उसका आपेक्षिक अवनमन कहा जाता है। ठीक है, उसे ही वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लॉरिंग कहा जाता है। अब देखो ये जो विलय है यह वाष्पशील है, अर्थात इसकी वाष्प तो बनती नहीं, तो जो यहाँ पर वाष्प हमें मिलेगी वो किसकी होगी, अकेले शुद्ध विलायक की। तो विलयन में विलय की मोल भिन्न बढ़ने के साथ साथ
जैसे जैसे विलय बढ़ता जाएगा, क्योंकि उसकी खुद की तो वाष्प बन ही नहीं रही, तो वाष्प किसकी बन रही है, अकेले विलायक की, तो जैसे जैसे विलय का मोल अंश, मोल फ्रैक्शन, मोल भिन्न बढ़ेगी, उसके हिसाब से वाष्प दाब और कम होता जाएगा, वाष्प दाब और कम हो जाएगा। और नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका एक ये बनाया हुआ है कर्व, उस कर्व को हम देखते हैं। ठीक है, अब हम इसके कर्व को देखते हैं। इस कर्व में आप ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम विलय के जो मोल भिन्न है, विलय की मोल भिन्न को जैसे जैसे हम बढ़ाते जाते हैं, विलय की मोल भिन्न को जैसे जैसे हम बढ़ाते जाते हैं, अर्थात जो विलय का मान है उसको हम जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं, विलयन का वाष्प दाब वैसे वैसे कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल x1 जब 0 है, x1 यहाँ पर क्या है, x1 यहाँ पर है विलय की मोल भिन्न, विलय की मोल भिन्न, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, विलय की मोल भिन्न। x1 यहाँ पर क्या है 0, तो PS बराबर P0 होगा, क्योंकि x1 अगर 0 होगा अर्थात विलय है ही नहीं, तो PS बराबर P0 होगा, अर्थात ये केवल क्या है, शुद्ध विलायक है। ठीक है, उसके बाद में यदि विलयन अत्यंत तनु हो, मतलब x1 का मान लगभग 0 हो, तो वक्र इस तरीके से प्राप्त होगा, टूटी रेखा वाला। ठीक है, और विलय विलायक के भिन्न भिन्न अनुपात के अनुसार जो वक्र होगा उसकी रेखा जो ऊपर या नीचे हो सकती है। समस्त सांद्रता वाले विलयनों के लिए जो प्रायोगिक वक्र आता है वह टूटी लाइन पर एक स्पर्श रेखा के रूप में ये आता है, इसको टिजेंट के रूप में आता है। 6.8 में ठोस लाइन दिखाई गई है, तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे x1 की, देखो x1 की वैल्यू इस तरह बढ़ रही है, जैसे जैसे विलय की सांद्रता बढ़ती जा रही है वैसे वैसे इसका जो प्रेशर होता है वो भी क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। अर्थात शुद्ध विलायक का प्रेशर यहाँ पर था, अब इसका प्रेशर कहां पर आ गया, यहाँ पर आ गया। तो वही हम कह रहे हैं कि जैसे जैसे विलय की मात्रा बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वाष्प दाब के मान में कमी आती जाएगी। तो इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। टूटी लाइन जो होती है वो आदर्श वक्र को दर्शाती है, और इस आदर्श वक्र के लिए एक सामान्य समीकरण होती है P1 बराबर P0 माइनस P0 x1। इसको हम अगर लिखें तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, P0 को कॉमन लेके P0 इज इक्वल P0 इंटू 1 माइनस x1। यदि विलयन के लिए विलायक की मोल भिन्न x0 है, अब विलायक की मोल भिन्न को हमने x0 माना, और एक सामान्य सा सिद्धांत होता है कि किसी विलयन में उपस्थित सभी पदार्थों की मोल भिन्नों का कुल योग 1 के बराबर होगा। जितने पदार्थों की मोल भिन्नों का योग 1 के बराबर होगा। मान लो विलयन के अंदर दो पदार्थ हैं, एक विलय है, एक विलायक है, और इन दोनों की जो मोल भिन्न है उसमें से जो विलायक की मोल भिन्न है वो x0 है और विलय की मोल भिन्न x1 है, तो इन दोनों का योग क्या होगा, 1। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसकी जगह पर मान रख देंगे, इसकी जगह पर हम इसका मान रख देंगे, तो इसकी जगह पर मान रखने से जो समीकरण हमारे पास आएगी, समीकरण आ जाएगी PS बराबर x0 P0, समीकरण आ जाएगी PS बराबर x0 P0। ठीक है, देखो यहाँ पर हमने इनका मान रख दिया, तो PS बराबर x0 P0। उपयुक्त समीकरण राउल्ट के नियम को प्रदर्शित करती है। राउल्ट ने 1887 में तनु विलयनों के लिए इसका नियम दिया, जिसके अनुसार विलयन का वाष्प दाब PS, विलयन का वाष्प दाब क्या होता है, विलयन का वाष्प दाब PS उसमें उपस्थित विलायक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। मतलब ये सिंपल सा नियम है कि PS किसके समानुपाती है, x0 के। ठीक है, उसमें क्योंकि विलायक ही वहां पर वाष्पशील है, विलय तो वाष्पशील है ही नहीं, तो उसका वाष्प दाब होगा ही नहीं। तो PS किसके समानुपाती होता है, x0 के समानुपाती होता है। इसे हम वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन का राउल्ट नियम कहते हैं। तो इस तरीके से वाष्प दाब का अवनमन होता जाता है। ठीक है, जब 1 माइनस एक्स है, जैसे जैसे कम होता जाएगा वैसे वैसे इसका जो वाष्प दाब है वो कम होता जाएगा, और एंड में अगर हम पूरा का पूरा विलय ले लें, विलायक खत्म ही कर दें, तो इसका जो वाष्प दाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0। तो ये होता है राउल्ट का नियम। तो यहाँ पर लॉरिंग हो रही है इसकी, इसको हम और देखते हैं थोड़ा सा। देखिए, विलायक की मोल भिन्न और वाष्प दाब का संबंध है। विलायक की मोल भिन्न जैसे जैसे कम हो रही है, जैसे जैसे विलायक की मोल भिन्न बढ़ रही है वैसे वैसे आगे की तरफ चल रहा है। समीकरण 19 में x0 अर्थात विलायक की मोल भिन्न का मान सदैव धनात्मक और 1 से कम होगा। विलायक की मोल भिन्न जो होती है उसका मान हमेशा धनात्मक होता है, क्योंकि विलयन के लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि विलयन के लिए विलायक तो आवश्यक रूप से पाया ही जाएगा।
अगर विलयन में विलायक और विलय नहीं है तो इसका मतलब वहां पर विलयन ही नहीं है, विलयन का निर्माण ही नहीं हो रहा। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि इसकी जो मोल भिन्न होती है वो 1 से हमेशा कम होगी, क्योंकि हमने विलय भी तो डाला है। अतः विलयन के वाष्प दाब PS का मान शुद्ध विलायक के वाष्प दाब P0 से हमेशा ही कम होगा। तो वही हम यहाँ पर लिख रहे हैं, हम ये कहते हैं कि P0 हमेशा ज्यादा होता है PS से, यही वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है। मतलब हमने तुलना की है, हमने यहाँ पर किसकी तुलना की, हमने यहाँ पर शुद्ध विलायक की और विलयन के वाष्प दाब की तुलना की। तो हम ये कह रहे हैं कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हमेशा ज्यादा होगा, विलयन का वाष्प दाब हमेशा कम होगा। अतः जब भी किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलय घोला जाए, विलायक के अंदर जब हम अवाष्पशील विलय घोल देते हैं तो वाष्प दाब के मान में कमी आ जाती है। माना किसी विलयन के लिए वाष्प दाब में कितनी कमी आई है, डेल्टा पी, तो डेल्टा पी किसके बराबर होगी, क्योंकि P0 बड़ा है तो P0 में से PS को निकाल देंगे। समीकरण 19 जो है उसके अंदर जब हम इसका मान रखेंगे, वो ये थी, उसके अंदर जब हम इसका मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, P0 1 माइनस x0। अब हम ये जानते हैं कि x0 प्लस x1 बराबर किसके होता है, 1 के। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, 1 माइनस x0 किसके बराबर हो जाएगा, x1 के। तो डेल्टा p बराबर किसके हो जाएगा, P0 x1 के। अब इसको इस तरफ लेके आओ, डेल्टा p अपॉन P0 किसके बराबर हो जाएगा, x1 के। डेल्टा p किसके बराबर है, P0 माइनस PS के। तो हम ये लिख सकते हैं P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू x1। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन की समीकरण, वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन की समीकरण। एक बार आप इसको देख लें ध्यान से कि वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन को कैसे ज्ञात किया जाता है। समीकरण ये होती है, डेल्टा पी बराबर किसके होगा, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब और विलयन के वाष्प दाब में से। अब इसका मान हम रख देंगे समीकरण नंबर 19 में। समीकरण नंबर 19 में रखने से डेल्टा पी P0 माइनस P0 x0 के बराबर आ जाएगा, मतलब इसका मान हमने रख दिया, बराबर क्या आ जाएगा, P0 1 माइनस x0। अब 1 माइनस x0 को हम x1 लिख सकते हैं, तो डेल्टा p बराबर क्या आ जाएगा, P0 x1। इसको इस तरफ लेके जाओ, डेल्टा p अपॉन P0 इक्वल टू x1, और डेल्टा p क्या होता है, P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू x1। तो समीकरण 22 का जो बाएं भाग वाला व्यंजक है, ये वाला इधर वाला, को हम वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। अतः हम राउट नियम को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, किसी विलयन का आपेक्षिक अवनमन, ये विलायक के लिए, किसी विलयन का आपेक्षिक अवनमन उस विलयन में उपस्थित विलय की मोल भिन्न के बराबर होता है। x1 यहाँ पर क्या है, x1 यहाँ है विलय की मोल भिन्न, विलय की मोल भिन्न। तो हम वही कह रहे हैं कि किसी विलयन का आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन उस विलयन में उपस्थित विलय की मोल भिन्न के बराबर होता है। ठीक है, हो गया। चलो ये अब इसको एक बार थोड़ा सा आप नोट डाउन कर लो कि किस तरीके से विलय की मोल भिन्न के बराबर होता है, क्योंकि यहां पर हमने इसको सिद्ध किया है कि आपेक्षिक अवनमन जो है वो विलय की मोल भिन्न के क्या होगा, बराबर होगा। नेक्स्ट देखो अगला देखते हैं, हाँ जी नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए। अब मोल भिन्न जो होती है वो कैसी होती है, उसको निकालते हैं हम मोलों की संख्या बटा कुल मोलों की संख्या से। तो हम उसके आधार पर इसका मान भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, x1 किसके बराबर होती है उसके बारे में अब हम बात करेंगे। x1 किसके बराबर होती है उसके बारे में अब हम बात करेंगे। देखिए यदि किसी विलयन में विलय के n मोल और विलायक के n मोल हों, कैपिटल N मोल हों, तो x1 किसके बराबर आ जाएगी। देखो मोल भिन्न ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है कि अगर हम विलय की मोल भिन्न ज्ञात करना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला होगा विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मोलों की कुल संख्या। ठीक है, विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मोलों की कुल संख्या। तो यहां पर हम ये कह रहे हैं कि विलयन में दो ही चीजें हैं, एक विलय है एक विलायक है। विलय के लिए जो मोलों की संख्या है वो तो स्मॉल n है, और विलायक के लिए जो मोलों की संख्या है वो कैपिटल N है। तो इसका मतलब इसकी जो मोल भिन्न का मान क्या रहेगा, x1 बराबर विलय के मोलों की संख्या स्मॉल n अपॉन विलयन में कुल मोलों की संख्या n प्लस कैपिटल N। तो x1 का मान हम उस समीकरण के अंदर रख देंगे, इस समीकरण में x1 की जगह पर इसका मान रख दिया। अब जो n होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है दिया गया द्रव्यमान बटा मॉलिक्यूलर द्रव्यमान। ठीक है, दिया गया द्रव्यमान बटा मॉलिक्यूलर द्रव्यमान।
जब हम बात करते हैं इसके बारे में तो हम विलय के लिए W1 मानते हैं, इसको M1 मानते हैं, और M जो है उसके लिए हम क्या मान लेंगे, W0 अपॉन M0, मतलब दिया गया द्रव्यमान विलय का W1 है और विलय का मोलर द्रव्यमान क्या है M1, तो दिया गया द्रव्यमान विलायक का W0 है और उसका मोलर द्रव्यमान क्या है M0, तो उसका मान हम यहाँ पर रख देंगे। इसकी जगह पर आ जाएगा W1 अपॉन M1 और इसकी जगह पर आ जाएगा W1 अपॉन M1 प्लस W0 अपॉन M0। यह राउल्ट के नियम की समीकरण है और इस नियम के अनुसार विलयन के आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। अब ये विलय के कण ही तो है, विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। मोलों की संख्या का मतलब क्या है, हम यहाँ पर मोलों की संख्या तक आ गए, तो मोलों की संख्या का मतलब क्या होता है, मोलों की संख्या का मतलब होता है विलय के कणों की संख्या, ठीक है। तो ये विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, अतः ये क्या है, एक अणु संख्या प्रकार का गुणधर्म है। राउल्ट का नियम तनु विलयनों पर लागू होता है। जो राउल्ट के नियम का पूर्ण रूप से पालन करते हैं उनको क्या कहा जाता है, आदर्श प्रकार का विलयन। यदि विलयन बहुत ही ज्यादा तनु हो जाए, बहुत ही ज्यादा तनु हो जाए, तो उस कंडीशन में इसका मान बहुत ज्यादा हो जाएगा, n का मान बहुत ज्यादा हो जाएगा स्मॉल n की तुलना में, ऊपर वाले को हम खत्म नहीं कर सकते। अतः उस स्थिति में n प्लस n, मतलब जो नीचे वाली टर्म होती है ये कैपिटल N के बराबर आ जाएगी। तब हम समीकरण को कैसे लिख सकते हैं, P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू n अपॉन कैपिटल N, तो W1 अपॉन M1 अपॉन W0 अपॉन M0। तो इस तरीके से समीकरण को कर सकते हैं, लेकिन ये कब है, ये है अत्यंत तनु होने की स्थिति में, अत्यंत तनु होने पर ही ये केवल लागू हो सकता है। अगर सांद्र प्रकार का, सांद्रों पर तो ये खैर लागू ही नहीं होता, अगर नॉर्मल प्रकार का तनु विलयन है तो वहां पर हम विलय की जो मोल भिन्न है उसको इस तरीके से खत्म नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन ज्ञात किस तरीके से करते हैं उसको हम देखते हैं। इसकी दो विधियां आपके यहाँ पर हैं, एक होती है भेददर्शी मोनोमेट्री विधि और एक होती है गतिक विधि, जिसको बोलते हैं स्टैटिक मेथड, ओस्टवाल्ड और वाकर मेथड। तो सबसे पहले इनके डायग्राम आपको बहुत अच्छे तरीके से बनाने, डायग्राम भी पूछे जाते हैं। स्टैटिक विधि, भेददर्शी मोनोमेट्री विधि, तो इस तरीके से एक यहाँ पर एक उपकरण होता है और उस उपकरण के अंदर ही सारे के सारे प्रोसेस इसमें चलते हैं। दो प्रकार की विधियां हैं, एक होती है स्टैटिक मेथड और एक होता है डायनामिक मेथड। एक होता है स्टैटिक मेथड और एक होता है डायनामिक मेथड, ठीक है। तो स्टैटिक मेथड क्या है, चित्र 6.10 के अनुसार यह एक कांच का उपकरण होता है जिसके दोनों ओर बल्ब पाए जाते हैं, बल्ब ए और बल्ब बी। देखो ये बल्ब ए है, ये बल्ब बी है। इसमें विलयन और विलायक भर दिया जाता है। बीच की मैनोमीटर में कोई कम घनत्व वाला अवाष्पशील और उदासीन द्रव, यहां पर हम क्या करेंगे, अवाष्पशील और उदासीन द्रव भर देंगे। पंप से जोड़कर अवाष्पशील और उदासीन द्रव भर दिया जाता है। पंप से जोड़कर उपकरण को क्या कर देंगे, निर्वात कर दिया जाता है और फिर इसकी टोंटियां T1 और T2 को बंद करने के पश्चात इसे एक थर्मोस्टेट के अंदर, स्थिर तापी के अंदर रखते हैं जिससे इसका टेम्परेचर स्थिर रहे। साम्यावस्था जब आएगी तो साम्यावस्था आने पर दोनों की जो सतह है, दोनों नलियों की जो सतह है उसका अंतर हम पढ़ लेंगे, इन दोनों का अंतर जो है वो हम पढ़ लेंगे। यह मान सीधा P0 माइनस PS के मान के बराबर होता है, अर्थात इसका और इसका जो अंतर होगा, इसके बीच वाला ये जो अंतर होगा ये किसके बराबर होगा, ये P0 माइनस PS के बराबर होगा। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब बैरोमेट्रिक, और शुद्ध विलायक जो है इसका वाष्प दाब हम बैरोमेट्रिक विधि से ज्ञात कर सकते हैं और उसमें से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। और इस प्रकार विलयन के वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन को ज्ञात कर लेंगे। जैसे ये तो हमारे पास आ गया और इसी को हम फॉर्मूले के अंदर मान रख के, जैसे ये वाला मान रख के P0 माइनस PS अपॉन P0, इसके अंदर हम मान रख के और इसको ज्ञात कर सकते हैं। ये तो हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से, और इसको हम किससे ज्ञात कर लेंगे, बैरोमीटर से। बैरोमीटर से ज्ञात करने के बाद इसका मान हम यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है गतिक विधि, जिसको डायनेमिक मेथड बोलते हैं। डायनेमिक मेथड का डायग्राम आप जरूर बना लें। डायनेमिक मेथड में कुछ क्रम होते हैं। इस विधि में शुष्क वायु को क्रम से सबसे पहले विलयन में, उसके बाद विलायक में और उसके बाद किसी अभिकर्मक जो कि विलायक की वाष्प को अवशोषित कर सकता है उसमें से प्रवाहित किया जाता है। क्योंकि सामान्यतः जलीय विलयन लिए जाते हैं अतः अभिकर्मक के रूप में CaCl2 को प्रयोग किया जाता है जो कि इसकी वाष्प को अवशोषित कर सकता है। तो सबसे पहले वायु को यहाँ पर, उसके बाद वायु को यहाँ पर और उसके बाद CaCl2 के अंदर इसको अवशोषित करेंगे और सूखी वायु को फिर वापस भेज देंगे। अब इन नलियों को तोल लेंगे और तोलने के आधार पर इसको इस प्रकार से इसको ज्ञात करेंगे। देखिए कैसे,
सबसे पहले आप इसका डायग्राम बना लीजिए एक बार, इसका थोड़ा डायग्राम, इन दोनों का डायग्राम आप बना लीजिए। ये करने के बाद में देखिए फिर हम क्या करते हैं तीनों बल्बों के सेट में, जो तीनों बल्ब हैं उन तीनों बल्बों के सेट में हम क्या भर देंगे, एक विलेन भर देंगे। दूसरे सेट में तीन तीन बल्ब के सेट है वहां पर, ये देखो ये तीन तीन बल्ब के सेट हैं, तो यहां पर विलेन भर देंगे तीनों में, यहां पर तीनों में विलायक भर देंगे और यहां पर तीनों में CaCl2 भर देंगे। ठीक है, तो तीन तीन बल्बों, दूसरे में शुद्ध विलायक भर देंगे और यू नलियों के सेट में CaCl2 भर देंगे। तीनों को अलग अलग तोल लेंगे, फिर ना एक थर्मोस्टेट में रखेंगे, शुष्क वायु को उसके अंदर से गुजारेंगे। शुष्क वायु जब विलयन में से प्रवाहित होगी तो विलयन की वाष्प से संतृप्त हो जाएगी और इस सेट में वायु को जितनी वाष्प मिलेगी उसका मान कितना होगा, उसका वाष्प दाब कितना होगा, PS के बराबर। जब यह विलायक में से गुजरेगी तो यहाँ कुछ और वाष्प वायु के साथ मिल जाएगी, वाष्प की यह मात्रा विलयन और विलायक के, अब जब ये विलायक में से गुजरेगी तब ये किसके बराबर हो जाएगी, तब ये हो जाएगी P0 माइनस PS के बराबर, इसके समानुपाती हो जाएगी। अब देखो यह मात्रा विलयन और विलायक के वाष्प दाबों के अंतर के समानुपाती होती है और जब यह वाष्प CaCl2 से होगी तब ये अवशोषित हो जाएगी। इस प्रकार इसको तोल लेंगे तो विलयन वाले भार में कमी आएगी, विलयन वाले में जो कमी आएगी वो किसके समानुपाती होगी, PS में। विलायक वाले में जो कमी आएगी वो किसके समानुपाती होगी, P0 माइनस PS के। बल्बों के भार में जो कुल कमी आएगी वो सबके समानुपाती होगी। यू नलियों में जो कुल वृद्धि आएगी वो किसके बराबर होगी, बल्बों के भार के कुल कमी के, तो P0 का मान हमें वहां से प्राप्त हो जाएगा। तो विलायक के भार में कमी ये आ गई, PS हम ऑलरेडी ज्ञात कर चुके हैं, तो P0 माइनस PS अपॉन P0 वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए अणुभार का निर्धारण किस प्रकार से होगा, इसका हम एक एग्जाम्पल भी करते हैं। किसी विलायक में विलय घोलकर वाष्प दाब अवनमन ज्ञात करने का सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि इससे हम विलय पदार्थ के अणुभार का निर्धारण कर सकते हैं। समीकरण 23 और 24 हमने पीछे किए हैं। W0 और M0 विलायक की मात्रा, द्रव्यमान और भार है। W1 अज्ञात विलय का द्रव्यमान है जो हम तोलकर ज्ञात कर लेते हैं, अतः हमें ज्ञात होता है। अब इससे हम क्या ज्ञात कर लेंगे, सब चीजों को ज्ञात कर लेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए शुष्क वायु को सबसे पहले एक विलयन में जो 5 ग्राम विलय को 80 ग्राम जल में घोलकर बनाया गया उसमें डाल देंगे। फिर शुद्ध जल में प्रवाहित किया गया, विलयन की सहती में 2.5 ग्राम की कमी आ गई और शुद्ध विलायक की सहती में 0.04 ग्राम की कमी हुई, तो विलय की मोलर सहती क्या होगी, तो विलयन का भार कमी कितनी होगी, PS जो किसके समानुपाती है 2.50 के। विलायक की सहती में कमी क्या होगी, P0 माइनस PS जो किसके समानुपाती है 0.04 के। कुल कमी किसके समानुपाती है, P0 के, और वो क्या है 2.54, दोनों को जोड़ दिया। चूंकि विलयन तनु है तो वहां पर ये क्वेश्चन लगेगा P0 माइनस PS अपॉन P0 N1 W अपॉन M1 M0 इंटू W0। अब यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों की वैल्यू तो हमारे पास है, इसकी वैल्यू 5 दे रखी है, ये जल है तो उसकी 18 हो जाएगी। M1 की हमको ज्ञात करनी है, W0 की आपको 80 दे रखी है। इनको आप करोगे तो इससे आप अणुभार का निर्धारण आसानी से कर सकते हो। तो इसका मतलब वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन हमारे क्या काम आता है, वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के द्वारा हम विलय के अणुभार का निर्धारण कर सकते हैं। क्योंकि विलायक के रूप में हमें पता होता है कि हमें कौन सा पदार्थ दिया गया है, जबकि विलय के रूप में हमें ये नहीं पता होता, तो हम उसके अणुभार का निर्धारण कर सकते हैं। तो आज हमने बात की अणुसंख्या गुणधर्म। अणुसंख्या गुणधर्म जो कि विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। अलग अलग प्रकार के 4 अणुसंख्या गुणधर्म होते हैं, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, हिमांक का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन और परासरण दाब, 4 प्रकार के होते हैं। अब इनमें सभी के बारे में हमने बात की। सबसे पहले हमने वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन, राउट के नियम के बारे में बात की। विलय की मात्रा मोल भिन्न बढ़ने के साथ साथ वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन और ज्यादा होता है, ठीक है, वाष्प दाब का अवनमन और ज्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद हमने 2 विधियों के बारे में बात की जिससे कि हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। एक होता है भेददर्शी स्थैतिक प्रकार की विधि, एक होती है मोनोमीटर या गतिक प्रकार की विधि, एक में स्टैटिक होता है, एक में डायनेमिक प्रकार का होता है। उसके बाद हमने बात की कि हम जो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होता है या जो राउल्ट का नियम होता है, इस नियम की सहायता से हम इसके जो मोलर द्रव्यमान है उसकी गणना भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम अब हमारे यहाँ पर कुल 3 गुण रह गए। उसके बाद में कुछ परासरण दाब के बारे में और कुछ वान हाफ गुणांक के बारे में हम बात करेंगे। वो 3 गुणों में
नेक्स्ट जो गुण होगा वो होगा क्वथनांक का उन्नयन, उसके बाद आएगा हिमांक का अवनमन और उसके बाद आएगा प्रासरणता। कई बार कंपटीशन में ये गुणों के नाम ही पूछ लिए जाते हैं कि ऐसे कौन से गुण होते हैं जो कि अणुसंख्या गुणधर्म कहलाते हैं। और उनको अणुसंख्या गुणधर्म क्यों कहते हैं? क्योंकि ध्यान दीजिए वो विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। अर्थात विलय के अणुओं की संख्या को बढ़ाने से अणुसंख्या गुणधर्मों के मान भी बढ़ जाएंगे और विलय के अणुओं की संख्या को कम करने से अणुसंख्या गुणधर्मों के मान भी कम हो जाएंगे। 4 प्रकार के अणुसंख्या गुणधर्म होते हैं, उनके बारे में अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखते रहें। अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं या जो कमेंट सेक्शन है उसमें कमेंट कर सकते हैं। तब तक आप इसे पढ़ते रहिए। धन्यवाद।